बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम क्लास 10th मैथ का थर्ड चैप्टर आपके लिए लेके आए हैं, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं जिसको हम यहाँ पे समझेंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं, क्यों ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हम लेंगे, लीनियर इक्वेशन क्या होता है, वन वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन कैसी होती है, टू वेरिएबल में कैसे होता है ना। इन सबको हम जानेंगे और उसके बाद हम इनकी प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ेंगे और साथ में इनको सॉल्व किस तरह से किया जाता है उस मेथड के बारे में भी हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक क्वेश्चन से। तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन है ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशन 6x - 3y + 10 = 0 and 2x - y + 9 = 0 represent two lines which are intersecting at exactly one point, intersecting exactly 2 point, coincide parallel। अब यार ये सब चीज़ें क्या हैं, मतलब वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, कोइंसाइड है, पैरेलल है। चलो इस सवाल को सॉल्यूशन देने से पहले हम थोड़ा इन चीज़ों पे ज़रा ध्यान देते हैं कि आखिर ये क्या है, क्यों ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं सबसे पहले हम ये समझेंगे। देखिए, लीनियर इक्वेशन यानी कि ये सब जो इक्वेशन शब्द आया है, इक्वेशन, इस क्वेश्चन का मतलब हो गया कि अगर मैं इसको हिंदी में बोलूँ समीकरण, है ना। समीकरण क्या चीज़ है, इक्वेशन या समीकरण क्या चीज़ है। तो देखो, इसमें दो चीज़ें होंगी भाई, दो पक्ष होंगे, है ना। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। बात समझ रहे हो कि अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है तो ये एक इक्वेशन हो गई। कैसे, मैं फॉर एग्जांपल समझ देता हूँ। पहले मान लेते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक क्रिकेट मैच हुआ, है ना। अब क्रिकेट मैच में इंडिया ने जो है 20 ओवर में 20 ओवर में 200 रन बना लिए, ठीक है। और पाकिस्तान चेज कर रहा है तो 10 ओवर में अभी तक उसने क्या किया, केवल और केवल 50 रन ही मार पाया। ठीक। अच्छा, जब पाकिस्तान की इनिंग शुरू हुई होगी उस समय उनके लिए क्या इक्वेशन रही होगी। देखो, मैंने इक्वेशन का यूज किया है यहाँ पे। क्या इक्वेशन रही होगी कि उसको पर ओवर, एक ओवर में क्या है, कितने रन बनाने होंगे, 20 ओवर है और 200 रन है, तो एक ओवर में कितने रन चाहिए होंगे, 10, है ना। मतलब अगर वो एक ओवर में 10 रन बनाएगा तब उसका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगा। मतलब एक तरफ आप इंडिया को ले लो कि यहाँ पे भाई इंडिया ने क्या बनाए हैं, 200 रन बनाए हैं, तो पाकिस्तान की इनिंग कब होगी, जब वो एक ओवर के हिसाब से 10 रन बनाएगा, तभी वो 20 ओवर के हिसाब से 200 रन बना पाएगा। बात समझ रहे हो ना। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तब बराबर आएंगी। अच्छा, अब जरा दूसरी कंडीशन देखो कि यहाँ पे 10 ओवर में केवल उसने 50 रन ही बनाए, तो अब गेम कितना बचा हुआ है, 10 ओवर का और बचा हुआ है, और रन उसके पास कितने हो गए, 150 रन अभी उसको और बनाने हैं, मतलब 151 बनाने हैं में से। बट अगर बराबरी करनी है इनकी तो 10 ओवर में उसको अभी भी 150 रन बनाने हैं। तो अब उसके लिए इक्वेशन क्या हो गई, बदल गई। अब क्या हो गया, अब एक ओवर में वो 15 रन बनाएगा तब वो इंडिया के बराबर आ पाएगा। तो इसे कहते हैं इक्वेशन। मीन्स उसमें दो चीज़ें होंगी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो ये तो हो गया भैया इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन किसे बोलते हैं, है ना। ये शब्द आया है ना लीनियर। तो लीनियर क्या हुआ, इससे पहले आपने पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा था तो उसमें आपने समझा कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या चीज़ है। मतलब जैसे मैंने लिख दिया कि x + y या x + 5 = 10, है ना।
ये इक्वेशन हो गई। इक्वेशन क्या हो गया, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड और ये हो गया राइट हैंड साइड। और लीनियर क्यों है ये, क्योंकि इसकी पावर क्या है यहाँ पे 1, इसकी पावर क्या है 1। तो अब x + 5 = 10 मैंने लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि इधर वाला जो राइट हैंड जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर हुआ। मीन्स कि x में हम 5 जोड़ रहे हैं तो हमें 10 मिल रहा है, तो x को कितना होना पड़ेगा जो कि 10 हो जाए, x मस्ट बी 5। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए कि भाई इसको 5 होना पड़ेगा तब वो 10 के बराबर आ गया। मीन्स कि यहाँ पे जो वेरिएबल की वैल्यू है वो कितना हो जाएगा 10 - 5 = 5, यानी कि x को 5 होना पड़ेगा। मीन्स तब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो पाएंगे, मतलब तराजू के 2 पलड़े तब बराबर होंगे जब x की वैल्यू यहाँ पे 5 होगी, जब x की वैल्यू यहाँ पे 5 होगी। देखो देखते हो ना आप, जब आप दुकान में जाते हो तो दुकानदार के पास, देखो अब तो खैर इलेक्ट्रॉनिक कांटे हो गए, लेकिन दुकानदार के पास पहले ऐसे तराजू हुआ करते थे, है ना, ऐसे तराजू हुआ करते थे। तराजू समझते हो ना, वेट नापने की मशीन। अब यहाँ पे अगर वो 5 किलो का वाट रखेगा, 5 किलो का, तो तराजू झुक जाएगा, ऐसे झुक जाएगा। तो अब क्या होगा, यहाँ पे उसको सामान या चीनी जो भी आप दाल चावल लोगे यहाँ पे उसको रखना पड़ेगा, तब जा करके ये बराबर आएगा। तो देखो यहाँ पे भी क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगी, समझ रहे हो ना। तब ये एग्जैक्टली इक्वेशन बनेगा, तब हम बोलेंगे भाई ये बराबर है, तब ये एग्जैक्टली बराबर है कि आपको 5 किलो चीनी लेनी है तो आपको 5 किलो यहाँ से चीनी मिली। मीन्स आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आप जितना आपने मांगा उतना ही आपको सामान मिला। अब ये लीनियर इक्वेशन की बात क्या है यहाँ पे, तो लीनियर में क्या है, ये x की पावर यहाँ पे कितनी है 1 है। जैसे मैंने लिख दिया x + 5 - 10, अगर मैं इसको इस साइड लेके आऊँ = 0, या मैं इसको कह दूँ कि x - 5 = 0, और तब क्या हो जाएगा x = 5। मीन्स x का कितना होना चाहिए, x 5 होना चाहिए। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की बात हो रही है, यहाँ पे एक ही वेरिएबल है ना, यहाँ पे केवल x और x, केवल x यहाँ पे वेरिएबल है, एक वेरिएबल की बात हो रही है। तो एक वेरिएबल की बात जब भी हो तो उसकी हम जनरल फॉर्म किस तरह से लिखते हैं, बताया भी था लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ाते समय, ax + b। कौन सी फॉर्म होती है उसकी, ax + b, ax + b = 0, ये उसका जनरल फॉर्म है, ax + b = 0। ये जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की है। ये चीज़ आपने कब पढ़ी है, ये आपने 6th 7th 8th 9th में आपने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ा है। अब क्लास 10th की बात करें तो यहाँ पे आपके पास है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, अब चलो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल किसे बोलते हैं। अब मैं इसमें एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज दैट कि मैंने एग्जांपल पहले भी दिया था अपने वीडियोस में, अब वही एग्जांपल मैं यहाँ पे आपके सामने दे रहा हूँ कि अगर मैं ये मान लूँ कि ये मैं हो गया, है ना, ये मेरी एज हो गई और ये मेरे भाई की एज हो गई, ये मेरी एज हो गई, ये मेरे भाई की एज हो गई। अब मैं कह रहा हूँ कि मेरी एज जो है वो मेरे भाई की एज से 4 साल ज़्यादा है ना, मेरी एज मेरे भाई की एज से 4 साल ज़्यादा है। तो अब ये बताओ क्या ये इस समय मैंने जो इक्वेशन लिखा है ये किस तरह की इक्वेशन लिखी हुई है। देखो मैं इसको आगे यहाँ लिख देता हूँ, x - y - 4 = 0। मीन्स जो मैंने ये इक्वेशन इस समय लिखी हुई है वो लीनियर भी है। लीनियर क्यों है, क्योंकि सब वेरिएबल की पावर क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ठीक है। और 2 वेरिएबल में देखिए एक वेरिएबल x हो गया और एक वेरिएबल y हो गया। वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू को हमें पता करना है, और हमें यहाँ पे क्या पता करना है कि भाई मेरी एज कितनी है और मेरे भाई की एज कितनी है। अब ये बताओ क्या एग्जैक्टली आप इस इक्वेशन से हमारी एज का अंदाज़ा लगा सकते हैं, या एग्जैक्टली बता पाओगे कि x - y = 4 है तो मेरी एज क्या है और मेरे भाई की एज क्या होगी, है ना, नहीं लगा सकते ना। आप अपने में सोच के देखिए, अपने भाई की या जो आपके बहन भाई हैं उनकी एज से अपनी एज का डिफरेंस करके देखिए,
आप तब तक नहीं पता लगा सकते जब तक एटलीस्ट इनमें से किसी एक की एज आपको पता ना हो। ठीक है ना? तो यार ये तो बड़ी समस्या हो गई। अभी जब हमने ऊपर सॉल्व किया था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। यहाँ पे हमने x की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल दी कि भाई x इक्वल टू 5 होगा। लेकिन यहाँ तो हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे ना। आप बोलोगे सर क्यों नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं, हमें तो पता है कि मेरी एज कितनी है। लेकिन भाई यहाँ पे नहीं पता है ना कि मेरी एज कितनी है और मेरे भाई की एज कितनी है। ये किसी अगर आप किसी और से सवाल पूछोगे तो उनको तो नहीं पता ना एग्जैक्टली। तो वो बता पाएंगे कि आपका भाई और आपकी एज कितनी कितनी होगी। हो सकता है कि आप जो है 15 साल के हों तो आपका भाई 13 साल का होगा, नहीं सॉरी 11 साल का होगा, तभी तो 4 आया डिफरेंस, है ना। हो सकता है कि आप 6 साल के हों तो वो 2 साल का होगा, तब भी तो 4 आया डिफरेंस। समझ रहे हो ना। हो सकता है कि आप 44 साल के हों और वो 40 साल का है, तब भी तो 4 आया डिफरेंस। तो क्या आप एग्जैक्टली बता पाओगे? एग्जैक्टली बता पाए आप कि भाई मेरी एज कितनी है और मेरे भाई की एज कितनी है? इसीलिए तब तक हम इसको नहीं बता सकते जब तक कि एक कंडीशन और ना दी जाए, है ना। एक कंडीशन तो ये हो गई। एक कंडीशन क्या हुई कि भाई मेरी एज जो है वो मेरे भाई की एज से 4 साल ज़्यादा है। लेकिन अगर मैं अब यूं बोल दूं कि मेरी एज और मेरे भाई की एज का सम, है ना, मेरी एज और मेरे भाई की एज का सम कितना है? 84 ईयर है। तो यार अब आप एग्जैक्टली बता दोगे कि डिफरेंस तो इतना है और उन दोनों का सम इतना है, तो तब आप एग्जैक्टली बता पाओगे कि हम दोनों की एज कितनी कितनी है। क्योंकि कहाँ लग रहा है देखो, अगर मैं 44 में 40 को ऐड करूं तो कितना हो रहा है? 84। देखो इनको इनको ऐड करके तो नहीं हो रहा है ना 84, या इनको इनको करके तो नहीं हो रहा है ना 84, केवल इसको ऐड करके ही हमारा 84 भी आ रहा है। मतलब अगर मैं 44 को 40 में ऐड कर दूं तो हमारा कितना आएगा? 84 आएगा। तो तब मैं एग्जैक्टली इस पे टिक कर दूंगा कि हाँ भाई यही चीज़ है, यही सही है। मतलब वो इस को भी सेटिस्फाई कर रहा है और वो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है ना। वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है तो ये इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए जब भी हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का केस पढ़ते हैं तो सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें एक नहीं बल्कि 2 इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। एक इक्वेशन तो ये हो गई और एक इक्वेशन ये हो गई, है ना। तो तब इसीलिए चैप्टर का नाम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसीलिए पेयर की जरूरत पड़ती है ना। पेयर की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि बिना दूसरी कंडीशन के हम सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं। दैट्स वाई वी नीड 2 इक्वेशन। दो, जैसे कि यहाँ पे मैंने अभी बताया कि भाई अगर मेरे भाई और मेरी की भाई की एज का डिफरेंस अगर 4 ही साल होता है तो इसमें आप एग्जैक्टली नहीं बता पाओगे कि मेरी एज कितनी है और मेरे भाई की एज कितनी है। ठीक है। वो तब बता पाओगे जब एक दूसरी कंडीशन भी दे दी जाए आपको कि भाई हम दोनों की एज का सम 84 ईयर आ रहा है। तो अब आप निकाल लोगे ना ऐसे कि भाई हम दोनों की एज का सम क्या है और हम दोनों की एज का डिफरेंस क्या है। ये अंदाज़ा लगा लिया आपने, इसी में तो आ रहा है देखो। ठीक है। हाँ, इसके जो सॉल्यूशन कैसे करते हैं, क्या करते हैं, इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पर फिलहाल आप ये समझो कि यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल देने का कारण क्या है चैप्टर का। मतलब ऐसे क्यों नहीं दिया कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये क्यों बोला कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो वो पेयर देने का मतलब ही यही है कि हम दोनों, ये सॉल्यूशन कब मिलेगा? ये सॉल्यूशन तभी मिलेगा जब 2 इक्वेशंस आएंगी। अच्छा सुनो, क्या एग्जैक्टली इससे भी कहानी बन जाएगी? मतलब कि अगर ये और ये इक्वेशन दे दी जाए तो क्या 2 पेयर होने पर भी क्या कहानी बनती है? मतलब क्या एग्जैक्टली एक सॉल्यूशन निकलेगा या 2 सॉल्यूशन निकलेंगे या इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलेंगे या कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, है ना। थोड़ा ये भी तो क्वेश्चन हो गया ना कि भाई चलो ठीक है, यहाँ पे अभी मैंने जब ऊपर समझाया इस तरह से तो यहाँ पे एग्जैक्टली समझ में आ रहा है कि एक इक्वेशन x + 5 = 10 है तो x = 5 आ रहा है ना। तो यहाँ पे x = 5 क्यों आया? क्योंकि साफ साफ पता लग रहा है कि ये 5 अगर इधर जाएगा तो x = क्या है? 5 ही आएगा। तो यहाँ सॉल्यूशन निकल रहा है। इस क्वेश्चन में भी देखो x - y
इक्वल टू 4 है, और यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 84 है, तो हमने यहाँ पे सॉल्यूशन निकाल दिया कि एज क्या होगी 44 और 40 होगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि दो पेयर होने के बावजूद भी सॉल्यूशन नहीं निकल पाता है, या दो पेयर होने के बाद भी एक सॉल्यूशन नहीं बहुत सारे सॉल्यूशन निकल जाते हैं, या केवल एक ही सॉल्यूशन निकलता है। तो वो तीन कंडीशन हमें बतानी है, कौन सा, जिसमें केवल और केवल एक सॉल्यूशन आए, जिसमें बहुत सारे सॉल्यूशन हो, और जिसमें कोई सॉल्यूशन ना आए। मतलब पहला एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन यानी कि यूनिक सॉल्यूशन, यहाँ पे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन। अब वो कैसे होता है इसके बारे में हम अभी पढ़ते हैं। देखिए, तो फिर से ज़रा उसी क्वेश्चन पे चलते हैं जो मैंने स्टार्ट किया था, है ना, कि ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशन 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0 और 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0, ये क्या इनका केवल एक ही सॉल्यूशन होगा? मतलब या ये इंटरसेक्ट करेंगे, इंटरसेक्टिंग एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, या इंटरसेक्टिंग एग्जैक्टली 2 पॉइंट, या ये इनके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे। कोइंसिडेंट मतलब कि वो पूरे की पूरी लाइन उसी के ऊपर है, और पैरेलल का मतलब होता है कि कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, है ना। क्या मतलब होगा पैरेलल का? मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। कोइंसाइड का मतलब होता है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे, या इंटरसेक्टिंग एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट मतलब केवल यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो चलो इस सवाल पे ही जरा हम पूरी कहानी चलाते हैं, कि देखते हैं कि इसका ग्राफिकली सीन कैसे बनता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन को लिख लिया है, 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, अब सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये किस फॉर्म में लिखी गई है ना। ये इस फॉर्म में ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इस फॉर्म में है ये। तो यहाँ पे क्योंकि दो इक्वेशन है, इसलिए हम इसको a1, b1 और c1 मान लेते हैं, और इस इक्वेशन को, जो दूसरी वाली इक्वेशन है, ये a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये दो आप कंपेयर कर लो। देखो ax 3y इस तरह से इस फॉर्म में लिखी गई है, और नीचे वाली क्योंकि दो है ना, इसलिए एक और दो, एक और दो, एक और दो हमने इस तरह से किया हुआ है। ठीक है, अच्छा, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, सेम वही चीज़ यहाँ पे भी करनी है। देखिए 6x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10। देखो इस 10 को इधर ले गए, माइनस 10। अब हम पहले इसके लिए पॉइंट्स बनाते हैं। ठीक है, पॉइंट्स मतलब ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें पॉइंट चाहिए ना कुछ, तो चलो पॉइंट बनाते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि x की वैल्यू को हम कुछ मान लेते हैं और y की वैल्यू उस तरह से निकलेगी। तो यहाँ पे भाई अगर मैं x को 0 ले लूँ तो क्या हुआ है कि हमें जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी? देखो यहाँ पे x को रखा हूँ मैं 0, तो x 0 हो गया, तो y क्या हो जाएगा? माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, यानी कि y की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी हमें 10/3। ठीक है, देखो यहाँ पे x की जगह में रखो 0, यहाँ 0 हो गया, तो ये पूरा 0 हो गया ना, ये पूरा 0 हो गया, मतलब इसका कोई मतलब नहीं रहा। तो माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, सो माइनस माइनस कैंसिल हो गए, सो y इक्वल टू 10/3। ठीक हो गया। ऐसे ही मैं रखूँगा x इक्वल टू 1 पे, तो 1 पे अगर मैं यहाँ पे 1 लिख दूँ, 6 इंटू 1 करूँ, 6 इंटू 1 यहाँ पे 6 हो गया, ये 6 जाएगा इधर को, तो ये जगह -6। जब -6 होगा तो 10 में से हम -6 को घटाएंगे, मतलब -10 में से -6 घटाएंगे तो -16 जगह ऐड हो जाएंगे वो। अब 3y इक्वल टू -16, तो y कितना हो जाएगा? 16 अपॉन 3। सिमिलरली x इक्वल टू 2 रखेंगे, तब क्या आया? y इक्वल टू, ये देखो 12 हो जाएगा, 6 2 जा 2 रखेंगे ना यहाँ पे, 6 2 जा 12, 12 जाएगा इस साइड को, तो -12, और -12 और 10 -22, तो
-22 और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो 22/3। अब क्या यार, इनसे आप ग्राफ बना लोगे? देखो 10/3, 16/3, 22/3, क्या इनसे ग्राफ बना लोगे? देखो मैंने अभी x इक्वल टू 0 रखा, 1 रखा, 2 रखा, तो y की वैल्यू ये आई ना, y इक्वल टू 10/3, y इक्वल टू 16/3, y इक्वल टू 22/3, ये वैल्यू आई। हमें x का कुछ ऐसी वैल्यू देखनी पड़ेगी जिससे कि अगर मैं उस वैल्यू को इस साइड लेके जाऊं तो वो 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। तो ये बताओ, अगर मैं x की कोई वैल्यू रखता हूं तो 3 से कौन कौन से नंबर डिविजिबल होते हैं? 3 होगा, देखो कौन कौन से नंबर होंगे, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, है ना, 15 होगा, इस तरह से। तो क्यों ना मैं x की कुछ ऐसी वैल्यू रखूं जो इधर होकर के वो 3 बन जाए, या 6 बन जाए, या 9 बन जाए, या 12 बन जाए, या 15 बन जाए, ताकि हम एग्जैक्ट पॉइंट बना पाएं। ठीक है, समझ में आई ना मेरी बात को? देखो मैंने इसलिए बताया आपको ये सब, ताकि आपको भी लगे यार हमें x की कौन सी वैल्यू रखनी चाहिए। ठीक है ना? तो ये कब बनेगा? देखो ये 3, 6, 9, 12, 15 कब बनेगा? ये तब बनेगा जब एग्जैक्टली हम ऐसा x का वैल्यू, ऐसा x की वैल्यू रखेंगे जो कि उसको मल्टीप्लाई करके और इस साइड जब हम इसको लेके जाएं तब क्या हो, या तो वो प्लस और माइनस होकर के 3, 6, 9, 12, 15, 18 ऐसी चीज बन जाए। समझ में आई बात? तो देखो कौन कौन सा बनता है, जरा हम देखते हैं। देखो 6×3 = 18 हो गया, 6×4 = 24 हो गया, और 10 करेंगे तो तब भी नहीं आएगा। 6×5 = 30 हो गया, इस साइड जाएगा तब भी नहीं आएगा। 6×6 = 36 हो गया, 36 को हम इस साइड लेके जाएंगे तो तब 46 हो गया, वो 3 से डिविजिबल होता है नहीं है। 7×6 = 42 हो गया, 42 को हम इधर लेके जाएंगे। ठीक है, तो कितना हो गया, 42 को हम लेके जाएंगे इधर तो 52 हो गया, और 5 और 2 7, तब भी वो 3 से डिवाइड नहीं होता, क्योंकि 52 हो जाएगा ना, इधर जा करके इस साइड माइनस में जाएगा तो 52 हो जाएगा। ठीक, फिर 6×6 = 36 हो गया, 48 देखते हैं कि 6×7 = 42, 6×8 = 48, तो 48 को लेके जाएंगे तब कितना हो जाएगा, 58, 8×5 = 13, तब भी नहीं होगा। ठीक है ना, फिर 9 टाइम 6×9 = 54, 54 को लेके जाएंगे इधर को तो कितना हो जाएगा, 64, और 64 तब भी वो 3 से डिवाइड नहीं होगा। फिर 60 को ले जाएंगे तो 70 हो जाएगा, तब भी नहीं होता है। 11 66, फिर ये हो जाएगा 76, अब 7 और 6 13, ये भी तब भी नहीं होता है। फिर ले जाएंगे x इक्वल टू क्या रखेंगे, 12 रखेंगे, 12×6 = 72। ठीक है, तो 72 ले जाएंगे इधर इस साइड को तो कितना हो जाएगा, 82, और 8 और 2 10, तब भी नहीं होगा। ठीक है ना, मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि हमें x की एक ऐसी वैल्यू चाहिए जिसमें y जो है, y क्या है, वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। ठीक है ना, तो चलो सोचो जरा यार, पॉज करते हैं और जरा सोचो कि तुम जरा इसको देखो कि कौन कौन सी वैल्यू यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, एक बार मैं अपना वीडियो पॉज करो और सोचो कि x की वैल्यू मैं कौन सी रखूंगा ताकि y के हमें पॉइंट निकल जाएं। ठीक है ना, जरा सोचो जरा। ठीक है, तो अब आपने पॉज कर लिया होगा, देखा है ना इसको, तो सॉल्व करके आपको इसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता लग जाएगी। अच्छा, अब सपोज मान लेते हैं कि बहुत सारी वैल्यू रख रहे हैं हम, हमें कोई वैल्यू नहीं मिल रही है इसकी, है ना, तो एक सिंपल सा काम क्या हो सकता है कि यार हम x इक्वल टू 0 पे चेक कर लें, तो y क्या आया था यहाँ पे, इस पे क्या आया था, 10/3 आया था। और इस तरह से अगर मैं y इक्वल टू एक बार 0 रखूँ तो यहाँ पे रखो 0, तो x क्या आएगा, -10/6, तो x आ जाएगा -10/6, यानी कि ये कितना हो गया, -5/3, काटेंगे ना इसको, 5/3। तो हमारे पास दो कोऑर्डिनेट क्या क्या आ गए, एक तो हमारे पास आ गया 0 और 10/3 xy, और एक इससे क्या आया, -5/3, 0 आया। ठीक है, ऐसे ही हम दूसरी वाली इक्वेशन को भी सॉल्व कर लेंगे। देखो दो ये वाले कोऑर्डिनेट हमने
फिलहाल रख लिए, क्योंकि ये मैं बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ ऐसा, क्योंकि अभी जब हम कोऑर्डिनेट में प्लॉट करेंगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब इसको लिखेंगे यहाँ पे 2x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस का 9, ये इधर जाएगा ना, माइनस का 9। तो अब इसको जरा सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे इस समय x की वैल्यू रखो 0, x इक्वल टू 0 पे y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा 9, x इक्वल टू 0 पे y कितना हो जाएगा 9, और y इक्वल टू 0 पे x क्या होगा, y इक्वल टू, जब हम 0 रखेंगे यहाँ पे तो x क्या हो जाएगा -9/2, है ना, -9/2। तो इसके भी दो कोऑर्डिनेट हम लिख लेते हैं। कौन सा, x कॉमा वाई क्या क्या आया, एक आया 0,9, और इसमें क्या आया x कॉमा वाई में -9/2, 0। तो अब 10/3 को क्या लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं 0.0, तो ये हो गया, और इसको लिख देंगे हम 3.333, ये तो कभी पूरा नहीं होता ना, तो 3.3 ले लेते हैं। फिर यहाँ पे 5/3, 3 का डिवाइड 5 में करो तो 3 क्या होगा -1.667 करीब, है ना, 3 20 बचेगा, 3 6 18 चलता रहेगा, और 0। ठीक, और इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 0 9 इधर ठीक ही है, 9/2 मतलब 4.5, तो -4.5 और 0। हम इसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे। अब देखो एक ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, देखते हैं कि ये लाइन का बिहेव किस तरह से है, मतलब क्या इन दोनों इक्वेशनों से कोई सॉल्यूशन निकलता भी है कि नहीं निकलता। ठीक है ना, जैसे कि अभी मैंने बताया था कि दो पेयर होने के बावजूद भी कभी कभी हमें सॉल्यूशन नहीं मिलता है। तो देखो यहाँ पे हमने एक ग्राफ लाइन खींच ली वाली, मान लेते हैं कि ये वाई एक्सेस हो गया और ये एक्स एक्सेस हो गया। ठीक है ना, ये एक्स एक्सेस हो गया। अब हमने केवल 2 पॉइंट ले रखे हैं, 0 और 3.3। तो चलो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2 3 4, इतने तो आएगा। 3.3 मतलब यहाँ करीब करीब इस जगह पे आएगा, यहाँ पे पॉइंट लगा लेते हैं। 0 है ना, 3.3, अच्छा वाई में है 3.3। ठीक है, तो 1 2 और 3 और ये 4, तो यहाँ पे करीब करीब यहाँ पे आएगा 0 और 3.3, मतलब x में 0 रहेगा। x में क्या रहेगा, ये x एक्सेस है, इसमें रहेगा 0, और y में तो यहाँ पे हो जाएगा कोऑर्डिनेट 0,10/3। ठीक है, और एक कोऑर्डिनेट और क्या है -5/3, 0। तो अब y में 0 है, y में 0 है मतलब y में नीच होगी यहाँ, यहाँ ये y में 0 यहाँ पे हो गया, और -5/3 मतलब इस साइड को, तो यहाँ पे लिखेंगे 1, ये 2, ये 3, तो 5.3 1.67 मतलब करीब करीब यहाँ पे आएगा, इस पॉइंट पे, है ना, ये पॉइंट लगा लेते हैं। अब अगर मैं इसको प्लॉट करूँ तो क्या होगा, एक लाइन ऐसी आएगी ना, इस पर ऐसे लाइन जाएगी, दोनों पॉइंटों को मिला लेते हैं। हमने कोऑर्डिनेट पे 0 इसीलिए लिया था ताकि हम कोऑर्डिनेट पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर सके, तो ऐसी लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी। अच्छा, अब दूसरे वाले को देखते हैं, ये क्या है 0,9, तो x में 0 है और y में क्या है 9 है, तो 9 तो और ऊपर जाएगा ना, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ 9, करीब करीब यहाँ पे रहेगा, इस जगह पे, इस पॉइंट पे रहेगा। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है -4/5, 0, तो -4/5 भी इधर ही आएगा, तो 1 2 3 4 और ये 5 तो यहाँ पे आएगा, इस जगह पे। अब मैं अगर इससे एक लाइन ऐसे खींच लूँ, ऐसे देखो मैंने अभी जो ग्राफ बनाया है उस तरह देखो, ऐसे लाइन खींच ली, ये पॉइंट कौन सा निकला -4.5, 0, और ये वाला पॉइंट कौन सा निकला 0,9 वाला, ये 0,9 वाला ये वाला पॉइंट है, और ये, तो अब दोनों लाइन हमने ऐसे खींच ली। अब देखो यार, दोनों लाइनें हमने ऐसे खींची है, इनके बीच में लगभग डिस्टेंस बराबर लग रहा है ना आपको, तो लाइन कैसे हो गई पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल लाइन हो गई। मतलब ये लाइन और ये लाइन, कौन सी लाइन, जो मैंने यहाँ पे अभी एग्जांपल लिखा था आपको, ये वाला। ठीक है, 6x - 3y + 10 = 0, उसकी लाइन है ये वाली। और
2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0, उसकी लाइन है ये वाली। अब दोनों लाइनें कैसी आई? पैरेलल आई। जब लाइन पैरेलल होती हैं तो ये कहीं पे भी मैच मतलब एक दूसरे को मिल नहीं रही हैं। जब एक दूसरे को कहीं नहीं मिल रही हैं तो हम क्या बोलेंगे? भैया इसका इससे कोई मतलब नहीं है ना? इससे इसका इस लाइन से क्या है? कोई संबंध नहीं है। जब कोई रिलेशन ही नहीं है, देखो जैसे सपोज दैट यूँ समझ लो कि आपका क्या है आइडेंटिटी? आधार कार्ड है ना? आपका आधार कार्ड अलग है और सपोज आपके पड़ोस में रहने वाले का आधार कार्ड अलग है, ठीक है ना? अब आप में कोई पड़ोस में कोई दोस्त है, उसका आधार कार्ड अलग है, तो भाई उसकी कौन कौन चीज़ अलग है? उसका फादर नेम भी अलग है, उसका मदर नेम भी अलग है, उसका मकान भी अलग है ना? मोहल्ला एक ही है बशर्ते, लेकिन मकान अलग, सब अलग। फिर खानदान अलग, तुम्हारी कास्ट कुछ और, उसकी कास्ट कुछ और, है ना? मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ जाति पे, पर फिलहाल ये समझ लो कि आपके सरनेम कुछ और होता है और उसका सरनेम कुछ और होता है, ठीक है? दूसरी बात है कि एक ही पॉइंट पे वो आपसे मैच कर रहा है, वो आपका दोस्त है। अब माना वो दोस्त ना हो तो किसी पॉइंट पे मैच नहीं करता, समझ लो ना? तो दोनों लाइनें कैसी हैं भाई? एक ये लाइन ये समझ लो आप हो, और ये आपके दूसरे मोहल्ले में मतलब 10-12 मकान छोड़ के रहने वाला कोई आदमी है। अब आपके बाप का नाम, आपकी माँ का नाम, आपके घर का एड्रेस, आपका स्कूल, आपका, इनसे सब अलग अलग है। मतलब इस ना तो ये आपके स्कूल में पढ़ता है, ना ये आपके घर में रहता है ना? तो इसकी कहानी अलग, इसकी कहानी अलग। तो क्या कोई भी पॉइंट पे आपस में मैच कर रहे हैं? कोई भी पॉइंट में ये आपस में मिलेंगे? शायद नहीं मिलेंगे, है ना? तो मतलब दो लाइनें होते हुए भी इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, कोई संबंध नहीं है। तो ऐसे ही लाइन को हम बोलते हैं पैरेलल लाइन, यानी कि इसी को बोलते हैं हम इनकंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट, ठीक है ना? जो इंडिपेंडेंट है ये भी इंडिपेंडेंट है अपनी तरफ। भाई अगर इसके घर में कुछ अच्छा होता है या बुरा होता है आपको फर्क नहीं पड़ता, और इसके घर में कुछ अच्छा बुरा होता है इसको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना? कहने का मतलब ये अपने में मस्त है, ये अपने में मस्त है, ये अपना इंडिपेंडेंट अलग है। तो ऐसे लाइन को बोलते हैं हम इंडिपेंडेंट, ऐसे लाइन को हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, इंडिपेंडेंट, नो सॉल्यूशन, इनका कोई इलाज नहीं है। नो सॉल्यूशन की कंडीशन हो गई। जब एक लाइन दूसरी लाइन से मैच ही नहीं कर रही है तो उनका कोई सॉल्यूशन भी नहीं आएगा। भाई अगर मैं सपोज, अब मैं बात कैसे कर रहा हूँ सुन लो। मान लेते हैं कि आप और आपका भाई है। अब आपके भाई के माता पिता भी वही हैं जो आपके हैं, है ना? तो वो वहाँ पे मैच हो गया। वही घर का एड्रेस है जो आपका है ना? वही घर का एड्रेस है जो आपका है, तो वो उस पॉइंट पे भी मैच हो गया। मतलब, और अगर उसको कोई दुख तकलीफ होती है तो आपको भी फर्क पड़ता है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब कहीं ना कहीं वो मिल जाए, और ये तो कहीं पे मिल ही नहीं रहा। देखो ये भी लाइन है, ये लाइन पैरेलल हो गई, तो इसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। इंडिपेंडेंट लाइन बोलेंगे, किसी पे डिपेंड नहीं है ये अलग, इसकी कहानी अलग है, उसकी कहानी अलग है, ठीक है? अब देखो कि यार ये इतनी सारी बातें तो हमने कर ली, ठीक, लेकिन इसका मीनिंग क्या हुआ? देखो यहाँ पे, देखो जरा कंपेयर करो। अब हम कंडीशन लगाना चाहते हैं, तो कंडीशन हम कैसे बनाएंगे? मतलब हमें बार बार थोड़ा ना हम ऐसे ग्राफिकल सॉल्यूशन देंगे सबके लिए, जैसे कि मैंने इसको ये ग्राफ दे दिया तो आप हर जगह ग्राफ बनाते थोड़ा फिरोगे। तो आप क्या करोगे? कुछ ऐसा फॉर्मूला ढूंढोगे जो कि बात बन जाए, है ना? तो चलो कुछ ऐसा फॉर्मूला ही बना लेते हैं इसके लिए। देखो कैसे, यहाँ पे A1 को कंपेयर किया तो 6 आया ना। देखो A1 क्या है? 6 है, और A2 क्या है? 2 है। B1 क्या है? -3 है। B2 क्या है? -y है। C1 क्या है? 10 है, और C2 क्या है? 9 है, ठीक है? तो इसको जरा हम लिख लेते हैं इसमें, है ना? तो यहाँ पे हमने इसको लिख लिया कि A1 इक्वल्स टू 6, A2 इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख लिया हमने 2, ठीक? और ज़रा A1/A2 करो तो कितना आया आंसर? 6/2 कितना आया? इधर 3 आया सर। और अब इसको करते हैं B1/B2 निकालते हैं। B1/B2, B1 क्या है? -3 है, और B2 क्या है? 1 है जी, तो -1 है। तो जब हम माइनस माइनस कट जाएंगे तब इसका आंसर भी क्या आया? 3, है ना? देखो इसका आंसर भी 3 आया, इसका आंसर भी 3 आया। अब जरा C1/C2 भी निकाल लेते हैं, तो C1/C2 भी निकाल लेते हैं। C1/C2
C2 भी निकाल लिया। तो अब इसका आंसर क्या आएगा, 10/9। अब ये यार ये 3 के बराबर नहीं आया है ना, जब इसको हम डिवाइड करेंगे 3 के बराबर नहीं आया। इसका मतलब हम यहाँ पे एक कंडीशन बोल सकते हैं, ठीक है ना। क्या बोल सकते हैं कि अगर दो लाइनें आपस में पैरेलल होंगी, मतलब उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा, या वो इनकंसिस्टेंट होंगी, या वो कोई सॉल्यूशन नहीं दे सकती हैं, तो तब उस कंडीशन में A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 होना चाहिए। देखो यहाँ पे देखो, A1/A2 -3 आ रहा था, B1/B2 भी 3 आ रहा था, और C1/C2 3 नहीं आ रहा था। इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है, A1/A2 B1/B2 के बराबर है, लेकिन वो C1/C2 के बराबर नहीं है। तो ये कंडीशन जो लिखी है यहाँ पे मैंने, A1/A2 B1/B2 C1/C2, ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन किसकी है, पैरेलल लाइन की है, ठीक है। किस लाइन की है, पैरेलल लाइन की है। मतलब वो कैसी लाइन होंगी, इनकंसिस्टेंट होंगी। इनकंसिस्टेंट मतलब उनका कोई भरोसा नहीं है, इसका कहना ये नहीं मानता, इसका कहना ये नहीं मानता, इनकंसिस्टेंट हो गए, ठीक है ना। इनके बीच में कोई सॉल्यूशन नहीं है, आपस में कैसी होंगी, ये पैरेलल, ठीक है। चलिए एक और इक्वेशन हम करते हैं सॉल्व। तो अब बताओ कि ये जो लाइन है, इसका आंसर क्या होना चाहिए, जो मैंने सवाल आपको लिखवाया था उस समय। ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशन इतना इतना, अभी जो सॉल्व कराया ना, क्या होंगी, ऑप्शन कौन सा आएगा, डी। कौन सा आएगा, डी। अभी मैंने आपको ग्राफ से भी समझाया था, है ना। तो ये एमसीक्यू भी बन गया एक प्रकार से, ऐसे ही एग्जाम में पूछा जाता है कि पेयर ऑफ इक्वेशन दे देंगे और उसको बताना है आपको कि भाई वो लाइन पैरेलल होगी कि कॉन्साइड, मतलब एक दूसरे के साथ मिली हुई होंगी, या उसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे, ये सब, है ना। तो इस तरह से ही आपका सवाल बनता है, ठीक है। चलो अगली वाली कंडीशन करेंगे। तो अब एक नया सवाल ये है कि 2x + y = 6, 2x - y + 2 = 0, है ना। इसका बताना है आपको वही करके कि ये लाइनें क्या होंगे, कैसी होंगी लाइनें, इंटरसेक्टिंग होंगी, मतलब इनका कोई सॉल्यूशन निकलेगा कि नहीं निकलेगा, इनके कितने सॉल्यूशन निकलेंगे, है ना, इस तरह से। तो चलो एक बार हम इसको दोबारा से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो, अब फिर से वही ग्राफ वाली बात आ जाती है कि ग्राफ बनाओ। क्या होगा, x की वैल्यू रखो 0, क्या है यहाँ पे, x = 0, तो y क्या आया, y कितना आएगा, 6। यहाँ 0 हो गया ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, 6। ऐसे ही x की वैल्यू 1 रखो, x = आपने 1 रखा, तो 1 जाएगा इधर को, मतलब 2 जाएगा इस साइड को। देखो यहाँ पे x = 1 रखो, तो 2 × 1 हो गया ना, 2 हो गया ये, अब 2 जाएगा इस साइड को, तो ये कितना हो जाएगा, y कितना आएगा, 4। ऐसे ही x = 2 रखो, तो y कितना आएगा, 2, है ना। इसके अलग अलग पॉइंट हमने निकाल दिए। तो इसके पॉइंट हमने क्या निकाले, कौन कौन से कोऑर्डिनेट हो गए, एक तो हो गया 0,6, एक हो गया 1,4, एक हो गया यहाँ पे 2,2। अब इसका बताते हैं। देखो इस इक्वेशन को पहले इस फॉर्म में लिखो, 2x - y = -2, है ना, ये 2 उधर जाएगा। अब वही रखो यहाँ पे, x = पहले 0 रखो, तो क्या होगा, y = 2 हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही x = यहाँ पे 1 रखते हैं, x = 1 रखते हैं, देखते हैं क्या आता है, 1 रखेंगे तो ये 2 उधर -2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा y = +4, है ना, क्योंकि माइनस यहाँ पे भी है, इसलिए +4, ये +4 हो गया। ऐसे ही हम x = क्या रखें, 2 रखें, तो चलो 2 रखते हैं, तो x = 2 पे क्या हो जाएगा, ये 2 × 2 = 4, 4 जाएगा उधर, माइनस का 4, तो -6, सो y = 6, तो y = 6। तो इनके कोऑर्डिनेट क्या क्या हो गए, इनके कोऑर्डिनेट हो गए 0,2, यहाँ क्या हो गया 1,4, और यहाँ पे क्या हो गया 2,6 हो गया ना, 2,6। अच्छा, अब फिर से इसके लिए ग्राफ बनाते हैं। देखो आपके पास कोऑर्डिनेट आ ही गए हैं, तो अब ग्राफ बनाएंगे इसके लिए। देखो ग्राफ कैसे बनाते हैं, देखो बेटा इसमें टाइम लगता है ना थोड़ा सीखने में, है ना, लेकिन बात समझ में आनी चाहिए। देखो यहाँ ये, और को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये ग्राफ बनाया मैंने, ठीक है ना, ये ग्राफ मैं यहाँ पे
ये ग्राफिकल सॉल्यूशन भी हो गया। 3 नंबर में या 5 नंबर में कभी कभी पूछ लेते हैं वो पूरा ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसे निकालना है। तो आप ध्यान दे लो कि कोई भी क्वेश्चन दे रखी है, आपको ऐसे पॉइंट बनाने हैं, फिर ऐसे क्वेश्चन के ऐसे पॉइंट बनाने हैं और फिर उनको ग्राफ में प्लॉट करना है। अब यहाँ पे हम कितना स्केल लें, देखो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 6 है ना, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 6 और मिनिमम वैल्यू कितनी है, मिनिमम वैल्यू है 0। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 6 और मिनिमम वैल्यू क्या है 0। तो हमें बस 6 तक खींचना है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और जरा सा एक साथ कर देते हैं। और हाँ, इनको बराबर बराबर खींचना है भाई, मतलब 1-1 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए, गैप प्रॉपर होना चाहिए, तभी ग्राफ सही बनेगा, अदरवाइज ग्राफ गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना। ऐसे ही हम देखो कोई भी वैल्यू में माइनस वैल्यू नहीं है तो हम माइनस वाले को छोड़ देंगे, सिर्फ हम प्लस वाले में खींचेंगे, है ना। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है ना, और एक और ले लेते हैं 7 क्योंकि थोड़ा ग्राफ 6 तक है तो एक पॉइंट हमने और बढ़ा दिया। यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है ना, ये हो गया। अब हम इन नंबरों को प्लॉट करेंगे इस ग्राफ में। 0 0 मतलब x में 0 और y में 6, तो एक यहाँ पे हो गया। ऐसे ही अब x में 1 और y में 4, तो x में 1 और y में 4, तो यहाँ पे आ जाएगा ये, है ना, इस जगह पे देखो 1 की सीध में लो और 4 की सीध में लो। फिर 2 2, तो 2 ये 2 हो गया और 2 यहाँ पे इस जगह पे आ जाएगा एक पॉइंट। यहाँ पे एक पॉइंट और लेते हैं यहाँ पे y इक्वल टू 0। अब y इक्वल टू 0 क्यों बोल रहा हूँ, ताकि यहाँ पता लग जाए कि वो कहाँ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे y 0 भी लिख लो और y 0 रखने में क्या होगा, x कितना होगा 3, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो y जब 0 रहेगा तब x 3 पे रहेगा, है ना, यहाँ पे आएगा एग्जैक्टली इस तरह से। अब ऐसे ही इसमें भी रख लो, y इक्वल टू एक 0 रख लो, तो y 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू -2, सो x इक्वल टू -1, है ना, तो यहाँ पे -1, तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो -1, 0 भी होगा। ठीक है, अब इसको करो दूसरे वाले को प्लॉट, पहले इस लाइन को खींच लेते हैं। तो भी स्केल से खींचना है, ये मैं तो हाथ से ड्रॉ कर रहा हूँ, आप स्केल से खींचेंगे। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से एक लाइन ऐसे ड्रॉ हो जाती है। ठीक हो गया। और ये ग्राफ पेपर बनाना है आपको, ठीक है ना, यहाँ पे तो मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, आपको ग्राफ पेपर लेना है ताकि आप एग्जैक्टली पॉइंट लगा पाओ। अब इसको ले 0,2, तो 0 मतलब x में 0 और y में 2, तो यहाँ पे हो गया ये इस जगह पे। फिर लिखा है 1,4, 1,4 यहाँ पे हो गया, इसी पॉइंट पे आएगा, है ना, सेम पॉइंट पे आएगा। फिर है 2,6, तो 2,6 मतलब y यहाँ पे है इस जगह पे, है ना, तो यहाँ पे लगा लेते हैं पॉइंट ये इस जगह पे। और फिर लिखा है -1,0, तो -1 मतलब इधर आएगा, -1 मतलब इधर को, x का -1 इधर हुआ और ये यहीं पे हो गया पॉइंट। अब अगर इसको मैं मिलाऊं तो ये ऐसे बनेगा ना। अब देखो यहाँ पे ये दोनों लाइनें कहाँ पे कट कर रही हैं, इस जगह पे कट कर रही हैं। तो यहाँ पे अगर आप एग्जैक्टली जाओ नीचे, ये हो गया जी x कहाँ पे मिला 1 पे, तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, और y कहाँ पे मिला 4 पे, तो y इक्वल टू क्या हो गया 4। देख रहे हो ना, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 4। तो इस तरह से इन दोनों इक्वेशंस का केवल और केवल एक सॉल्यूशन आया, मतलब एक ही जगह पे वो मिल रही हैं आपस में। तो जब वो एक जगह पे मिलेंगी तो हम क्या कहेंगे उस चीज़ को, यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन, है ना, या हम बोलेंगे कि कंसिस्टेंट एट वन पॉइंट, कंसिस्टेंट एट वन पॉइंट, या हम बोलेंगे डिपेंडेंट, ये लाइन इस पर डिपेंड करती है, मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में डिपेंड करती है। ठीक है, मतलब इन दो इक्वेशंस का, जो मैंने ऊपर से इक्वेशन लिखी हुई है, इसका, इस वाले का और इस वाले का, केवल और केवल एक ही आंसर आएगा, दूसरा आंसर नहीं आएगा, यूनिक सॉल्यूशन वाली कहानी बनेगी। तो अब जरा फिर से एक फॉर्मूला, अब बार बार तो आप ग्राफ नहीं बनाओगे ना, तो ग्राफ नहीं बनाओगे तो आपको एक पैरामीटर चाहिए होगा, पैरामीटर चाहिए होगा मतलब इसको, ये जो लिखा है मैंने 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, एक तो ये दिख रहा है,
इसको क्या लिख देंगे हम, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। और एक इक्वेशन लिखी है कौन सी वाली, 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, जो ऊपर लिखी हुई थी इक्वेशन है ना, ये वाली कौन सी, ये वाली एग्जैक्टली ये। तो इस इक्वेशंस को हमने ऐसे लिख लिया। अब अगर सपोज दैट मैं इनको कंपेयर करूं किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से, और एक और कंपेयर करूं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से, तो यहाँ पे a1 और a2 क्या जाएगा, a1 अपॉन a2, ये आया 2 अपॉन 2 है ना। और फिर b1 अपॉन b2 क्या आया, ये आएगा 1 अपॉन -1 आया ना, देखो 2 अपॉन 2 आया और यहाँ पे 1 अपॉन -1 आया, तो इसका आंसर तो 1 आ गया और इसका आंसर क्या है -1। तो इसका अब देखो सी वाले को देखना, क्या देखना है इसमें, देखो डायरेक्ट हो जाएगा a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, है ना। ये कंडीशन बन जाएगी किसकी, ये किसकी कंडीशन बनी, ये बनेगी यूनिक सॉल्यूशन वाली की कंडीशन, मतलब जिसका केवल और केवल एक ही पॉइंट पे जो मिलते हैं, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन कैसी है, इंटरसेक्टिंग है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। अभी देखा था ना आपने ग्राफ में, ये देखो ग्राफ में कैसा ये क्रॉस बना हुआ है यहाँ पे, तो इस पॉइंट पे एग्जैक्टली ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट, यही पॉइंट इस लाइन का सॉल्यूशन बनेगा, ये वाला और ये वाला, ठीक है। मतलब इन दोनों लाइनों को अगर हम सॉल्व करेंगे ना, एल्जेब्रिकली भी सॉल्व करेंगे अगर इनको हम, तो इनका आंसर x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 4 आएगा। देखो कैसे करते हैं, यहाँ पे लिख भी लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 और यहाँ पे लिखा 2x माइनस वाई इक्वल टू -2, है ना, जो इक्वेशन हमें दे रखी थी। अब मैं सॉल्व करूंगा तो ये कट जाएंगे, कटेंगे तो ये क्या जाएगा 4x इक्वल टू माइनस का 4, नहीं माइनस को प्लस का 6 में से 2 गया 4, सो x इक्वल टू 1, x कितना है यहाँ पे 1 और यहाँ पे x क्या आ रहा है देखो 1, ठीक है। और ऐसे ही आप इस x की वैल्यू उठा के इसमें रख लो, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x मतलब 2 इंटू 1 और प्लस y इक्वल टू 6, सो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा और 2 जाएगा इधर को, तो y कितना आ गया 4, तो y कितना आ जाएगा 4। तो यही सोल्यूशन इससे भी मिला, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 4, और यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या आया था सॉल्यूशन, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 4। समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो ग्राफिकल सॉल्यूशन और एल्जेब्रिकल सॉल्यूशन दोनों आपस में क्या है, मैच होने चाहिए। क्लियर है। एक और इक्वेशन लेते हैं और फिर आज के सेशन को हम करेंगे एंड, ठीक है ना। तो देखो बेटा 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0, 4x प्लस 6y माइनस 24 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको भी सेम वही पॉइंट निकालेंगे जैसे हम उस वाले के पॉइंट निकाला है। अभी दो इक्वेशन हमने आगे की है, कौन सी वाली, जिसमें एक लाइन पैरेलल आई थी और एक लाइन क्या आई थी, इंटरसेक्टिंग आई थी। अब सेम इसका भी करो जरा, तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12 और ये क्या बनेगा 4x प्लस 6y इक्वल टू 24। अब चलो x इक्वल रखते हैं 0, है ना, शुरुआत कहाँ से करेंगे, x इक्वल टू 0 रख के, तो y क्या आ जाएगा 4, है ना, x रखूंगे यहाँ पे 0 तो y कितना आएगा 4। सिमिलरली यहाँ पे x इक्वल टू क्या रखो 1 रखो, तो 1 रख के तो यहाँ 10 हो जाएगा, तो 10/3 आएगा, है ना, वो छोड़ देते हैं, 2 रखते हैं, 2 रखेंगे, x इक्वल टू क्या रखेंगे 2, अब 2 रखो 2 जा 4 जाएगा इधर को, तो 8 आएगा। अब 8 का भी नहीं होता है ना, चलो 3 रखे तो हाँ 3 रखते हैं, x इक्वल टू रखेंगे 3, तो y क्या आ जाएगा 3 रखेंगे 3 में 6 जाएगा इधर को, तो y इक्वल टू 2 हो जाएगा। और एक रखो y इक्वल टू 0, y इक्वल टू क्या रखो 0, एक में y इक्वल टू 0 रखो, तो ये 0 हो जाएगा, 2x इक्वल टू 12, सो y इक्वल टू 6। तो हमारे पास 3 पॉइंट बहुत होते हैं, 3 पॉइंट आ गए। ऐसे हम इस पर भी रखेंगे, x इक्वल टू रखेंगे 0, तो यहाँ पे y क्या आएगा अगेन 4, फिर रखेंगे हम x इक्वल टू 3, तो y क्या आएगा अगेन 2,
और अगर हम यहाँ रखेंगे y इक्वल टू 6, सॉरी x इक्वल टू, ये x है, x इक्वल टू 6 रखो तो y क्या आ जाएगा 0। ठीक है, इसमें भी देखो रख के देखना है यही चीज़ें। तो एक चीज़ तो यार आपको पता लग रहा होगा ना, इसका ग्राफ बनाने से पहले ही लग रहा होगा पता कि यार इसके कोऑर्डिनेट क्या आ रहे हैं, 0,4, यहाँ क्या आ रहा है 3,2, और यहाँ पे क्या आ रहा है 6,0, और ऐसे ही यहाँ पे क्या आ रहा है 0,4, यहाँ पे क्या आ रहा है 3,2, और यहाँ पे क्या आ रहा है 6,0। तो कोऑर्डिनेट ही बराबर आ रहे हैं, मतलब यार इसका मकान का एड्रेस तुम्हारे मकान के एड्रेस से मिल रहा है, तुम्हारा इसका जो है पिताजी का नाम तुम्हारे पिताजी के नाम से मिल रहा है, इसके भाई बहन भी वही हैं जो तुम्हारे भाई बहन हैं। मेरी बात समझ रहे हो ना, है ना। इसका राशन कार्ड भी वही जो तुम्हारा राशन कार्ड है, इसका ये भी उसी स्कूल में पढ़ता है जिस स्कूल में तुम पढ़ रहे हो। ठीक, तुम्हारा दोस्त भी है। मतलब क्या हो गया, अगर किसी आदमी के ऐसा हुआ ना, एक बार क्या हुआ कि ट्रेन में 2 आदमी सफ़र कर रहे थे, ठीक है, तो वो आपस में बात करने लगे। तो बात क्या कर रहे थे कि भाई चलो यार मतलब टाइम पास हो जाएगा, बात करते हैं चलो, है ना, कुछ भी। तो टाइम पास किस तरह से कर रहे थे कि तो उसने पूछ दिया कि भाई देखो भाई तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, वही कि जी मेरे पिताजी का नाम तो ये है। अच्छा, और पहले सबसे पहले उसने क्या पूछा कि तुम्हारे गांव का नाम क्या है, कि मेरे गांव का नाम ये है। अरे बोलो तो मेरा भी गांव है। फिर वो बोलता है कि अच्छा तुम किस मोहल्ले में रहते हो, कि मैं इस मोहल्ले में रहता हूँ। अरे भाई तो मेरा भी मोहल्ला है। तो उसने फिर से पूछ दिया कि भाई तुम जो है किसके जो है मकान कहाँ है तुम्हारा, कि जी ये मकान है। अरे भाई तो वो तो मेरा भी मकान है ना। अच्छा बोल ये बता कि तेरे पिताजी का नाम क्या है, बोल ये है मेरे पिताजी का नाम। अरे बोल बेटा बोल तो कैसा है, तो अपने बाप को नहीं पहचान रहा है। कहने का मतलब ये तो चुटकुला था, जोक था। कहने का मतलब ये है कि हर चीज़ जब मिल रही हैं तो एक दूसरे के साथ संबंध भी आ गया ना। जैसे अभी बाप बेटे का संबंध हुआ है ना, इसका घर वही, एड्रेस वही, सब कुछ वही, बाप का नाम बोला तो उसी का नाम निकला, तो हो गया ना इनका जो है संबंध आपस में। तो ऐसे ही है, यहाँ पे हर जगह पे पॉइंट मिल रहे हैं, है ना। तो हर जगह पॉइंट मिल रहे हैं, तो कैसे इसका ग्राफ बनेगा जरा वो बना लेते हैं पहले। अब देखो, तो पॉइंट मैं यहाँ पर लिख लाता हूँ, यहाँ देखो एक ये ग्राफ में खींचता हूँ, ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, एक ये और ये लाइन ये खींच दी मैंने। अब इस पॉइंट पे मैक्सिमम पॉइंट का है 6 है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, और मिनिमम क्या है 0 है। तो और सब प्लस वाली वैल्यू है तो सब प्लस वाली वैल्यू लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 है ना, ऐसे ही एक 7 और मान लो ऊपर से, ऐसे 7 मान लो। तो अब ग्राफ बनाते हैं 0,4 1 2 3 4 ये, फिर 3,2 3 मतलब 1 2 3 और y में 1 2, तो यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे आया। फिर 6,0 तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे 6,0 यहाँ पे आया। तो अगर आप इनको मिला लो तो ये लाइन ऐसे जाएगी, ऐसे, ठीक है ना, इस पॉइंट से मिलकर जाएगी लाइन। थोड़ा सा मतलब पैरामीटर सही नहीं होंगे ना, डिस्टेंस थोड़ा बराबर नहीं होगी इसलिए ऐसा लग रहा है। तो ये इस तरह से हो गया। और सिमिलरली जब हम इसको खींचेंगे तो भी उसके पॉइंट सेम ही आएंगे। मतलब एक लाइन तो तुम्हारी ये हो गई जो ऐसे गई, और दूसरी लाइन जब हम ड्रॉ करेंगे तो वो भी ठीक उसी के ऊपर से जाएगी। इसका मतलब कि वो कैसी लाइन हो गई, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब हो गया एक के ऊपर एक है हुई वो। जैसे सपोज दैट यूँ समझो कि ये पेन हो गई, है ना, ये पेन एक लाइन हो गई, और ये दूसरी एक पेन हो गई, इस तरह से लाइन हो गई ऐसे, ठीक इसके ऊपर से एग्जैक्टली इसके ऊपर, ठीक ग्राफ में ये ग्राफ हो गया ना। अब ये ग्राफ में मैंने एक लाइन जो ये खींचा है, यूँ समझ लो कि एक लाइन हो गई। कौन सी लाइन हो गई ये, सपोज ये वाली लाइन हो गई 2x + 3y = 12, ये वाली लाइन हो गई वो। और अब मैं दूसरी लाइन खींच रहा हूँ, कौन सी वाली, ये 4x + 6y, ये लाइन आ गई जी 4x + 6y, ठीक उसी के ऊपर आ गई बिल्कुल। तो ये क्या होगा, जब ठीक उसी के ऊपर लाइन आ गई मतलब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, है ना, बहुत सारे सॉल्यूशन निकल रहे हैं। देखो ये भी इसका सॉल्यूशन है, इनका दोनों का है, ये भी इन दोनों का है, ये भी इन दोनों का है। तो ये हर पॉइंट पे कंसिस्टेंट हो गई। कैसे हो गई, हर पॉइंट पे कंसिस्टेंट, हर पॉइंट पे मिल रही है, यहां मिल रही है, यहां मिल रही है। मतलब अगर मैं ये पॉइंट भी लूंगा तब भी मिलेगा। यहाँ पे जितने भी पॉइंट होंगे, और तुम्हें पता है ना
कि कोई भी लाइन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से बनी होती है, तो अगर ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से बनी होती है तो इसके भी इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, अब इसकी कंडीशन क्या हो गई, सब कुछ तो कर दिया, अब कंडीशन बताते हैं, कंडीशन क्या होगी। तो कंपेयर करो ये वाली लाइन को इस वाले को कंपेयर करो, तो यहाँ पे A1 ये हो गया, ये B1 हो गया, ये C1 हो गया, ये ऐसे यहाँ पे A2 हो गया, B2 हो गया और C2 हो गया। हाँ, ये x y को छोड़ के, हाँ ये मत समझ देना कि ये A1 2x है। A1 कितना है, ओनली 2, B1 कितना है +3, C1 कितना है -12, A2 कितना है 4, B2 कितना है 6, C2 कितना है -24। ठीक है, तो आप निकालो जरा, A1 अपॉन A2 निकालते हैं ना, A1 अपॉन A2 निकालते हैं तो कितना आएगा 2/4, यानी कि 1/2। ऐसी B1 अपॉन B2 निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, B1 अपॉन B2 3/6, तो अगेन 1/2। और ऐसी C1 अपॉन C2 निकालते हैं तो C1 अपॉन C2 निकालो, क्या हो जाएगा -12/24, -24, तो ये भी आया 1/2। तो यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, सब बराबर आ गए ना। तो इसकी कंडीशन क्या हो गई, अब A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो ये इसकी कंडीशन बन गई भाई। तो अब तीनों कंडीशन पता लग गई ना तुम्हें, कौन कौन सी। देखो यहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि कभी कभार दो इक्वेशन होने पर भी उनका सॉल्यूशन नहीं निकल पाता है। तो पहला वाला है, पहला वाला लिख लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट क्या बताया था, पहला वाला बताया था A1 अपॉन, अरे यार पेन भी तो नहीं लिखता है टाइम पे, लो, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। और दूसरा वाला क्या बताया था मैंने, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। और थर्ड वाला क्या बताया था अभी, थर्ड वाला A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो देखो बेटा, ये लाइन हो गई पैरेलल वाली कंडीशन, ये हो गया, ये हो गई इंटरसेक्टिंग, ये हो गया पैरेलल, और ये हो गया कोइंसाइड, मतलब एक लाइन ऐसे और दूसरे लाइन एग्जैक्टली उसके ऊपर से ऐसे। एक मिनट, ठीक है, क्लियर है। ये देखो, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल एंड कोइंसिडेंट, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल एंड कोइंसिडेंट। तो ये कंडीशन ना बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई बोर्ड के लिए यार, ये बहुत ज़्यादा ऐसे सवाल आते हैं। इसको सवालों को तो हम लेंगे ही साथ में, है ना। फिलहाल आज ये देखो, आप जो मैंने आपको पढ़ाया ये बेसिक चीज़ पढ़ाई है इसकी, कि जो इस चैप्टर में है, कैसे हम ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालते हैं, कैसे हम ये बताते हैं कि कोई लाइन, दो लाइन होने पे भी एक ही सॉल्यूशन आता है, दो लाइन होने पर भी कोई सॉल्यूशन नहीं आता, दो लाइन होने पर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन आते हैं, है ना। किसी के तो बहुत सारे सॉल्यूशन निकल रहे हैं, है ना, सारा खानदान ही वहीं पे, और किसी का कोई मतलब नहीं है ना, कोई अलग है, कोई अलग है, और किसी का केवल एग्जैक्टली 1 पॉइंट में मिल रहा है। जैसे कि सपोज आपका दोस्त और आप, तो दोस्त हो, एक ही जगह स्कूल जाते हो भाई, तो उसका घर का एड्रेस है, तुम्हारा घर का एड्रेस अलग है, लेकिन एक ही साथ एक जगह पढ़ते हो ना, तो वहां पे आप मिल गए, मतलब एक पॉइंट कॉमन है। या आपके किराएदार हो, माना आपका दोस्त आपका किराएदार हो, तो वो भी उसी मकान पे रहता है जिस मकान पे आप रहते हो। क्लियर है, समझ में आया। तो ऐसे होते हैं पेयर ऑफ, ये पेयर में जरूर हैं, लेकिन तब पर भी किसी में एक ही सॉल्यूशन आता है, किसी में सॉल्यूशन ही नहीं आता, और किसी में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आज का सेशन आपको समझ आया होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको कुछ इसमें और नयापन चाहिए, कुछ नया सीखना है, तो प्लीज़ अपने आंसर कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखिए। मैं बड़ी कोशिश से, बड़ी मेहनत से आपके लिए जो जितना भी कंटेंट है वो बनाता हूँ। ठीक है ना। हाँ, मेरा बनाना थोड़ा हाईटेक नहीं है, मतलब ब्लैक बोर्ड का सिस्टम नहीं है, लेकिन जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो आप तक पहुँच रही है। और दूसरी बात कि केवल और केवल ब्लैक बोर्ड पे, यानी कि वाइट पेपर पे आपको क्या है, आपका आंसर मिलता है ना। कोई उसमें वो नहीं है, वाइट पेपर है सिंपल, ठीक है ना। और उसमें क्या है, आपको वो चीज़ बताना चाहता हूँ जो चीज़ आप स्कूल में मिस करते हो। तो अगर आप यार, आजकल सब बच्चे अधिकतर यूट्यूब, है ना, ज़्यादा करके देखते हैं, सॉल्यूशन ढूंढते हैं, लेकिन पहले अगर आप बेसिक समझ में आ गया ना, तो सॉल्यूशन ढूंढने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे हो ना मेरी बात को, अपने आप सॉल्यूशन कर सकते हो।
ठीक, अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में मैं जो है इसके सॉल्व करने के अलग अलग तरीके लाऊंगा, जैसे एलिमिनेशन मेथड किसे बोलते हैं, है ना, क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड किसे बोलते हैं, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या हुआ, ये हमें अभी ये काट रखा है, ये सिलेबस में है नहीं एक्चुअली। तो अगले वीडियो में हम इसके बारे में देखेंगे, और फिर हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे इसके जो कि बोर्ड में आते हैं, है ना। तो आप वीडियो देखा करो, जैसे अगर कोई क्वेश्चंस का वीडियो आता है उसको जरूर देखा करो भाई, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप मिस करते हो स्कूल में, है ना। तो यहाँ पे आपको अच्छे से वो समझ में आएगा। ओके, तो आशा करता हूं कि आप इससे लाभ उठा रहे होंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।